तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे तबादला करने की? मैंने ये कहा क्या है चौकीदारी तो है तू, और क्या है बता तू। आज का मुद्दा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ प्रदीप झांसी से जुड़े हुए। जी प्रदीप जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे आप। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है और समाजवादी पार्टी की पुलिस चल रही है, क्योंकि हर थाने में हर जिले में केवल यादव चौकी इंचार्ज, यादव थाना अध्यक्ष और सारे यादव सिपाही भरे हुए हैं। इसका आकलन क्यों नहीं किया जाता? नहीं, इस मुद्दे को भी हमने कई बार उठाया प्रदीप जी, लेकिन हर बार की तरह मीडिया पर ही उंगली उठा देते हैं समाजवादी पार्टी। ये यादवीकरण हो गया है प्रदीप जी, यादवीकरण हो गया है पुलिस का, लेकिन आप चिंता न करिए, जल्दी ठीक हो जाएगा सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी सरकार में मंत्रियों और विधायकों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही। एक ऐसा मामला रायबरेली में सामने आया है जहां पर विधायक के पुत्रों ने अपने साथियों के साथ मिलकर करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस के आला अधिकारियों के पास जब ये मामला पहुंचा तो चुप्पी साध कर बैठ गए, जबकि जमीन का मुकदमा पहले से ही न्यायालय में चल रहा है। और अब आपके टीवी स्क्रीन में एक साथ 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरों में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कानून की धज्जियां उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि सारे के सारे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। कोई विधायक का पिता है तो कोई बेटा। तो चलिए 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें कि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग या फिर उनके परिवार से जुड़े लोग यहाँ पर दबंगई दिखा रहे हैं। हालांकि फखरुल हसन साहब इस बात को मान नहीं रहे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले हम उनसे बात कर रहे थे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। जी मैं जाफर अली जिप्पू बोल रहा हूँ गोरखपुर से। जी बताइए क्या कहेंगे आप। बताइए जाफर अली जी क्या कहेंगे आप। जी नमस्कार तुलिका जी। नमस्कार जी, बताइए। जी आपके चैनल पर इससे पहले भी कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई है जी, और समाजवादी पार्टी के नेतागण और कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण आपके चैनल पर रहे हैं, इससे पहले भी रहे हैं जी, और कानून व्यवस्था पर बहुत बार चर्चा आपने की है और अच्छी बात है ये, क्योंकि प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है कानून व्यवस्था की है। और समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश की जनता ने इस आशा के साथ बनाई थी कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है अच्छी रहेगी, जो जनता को सम्मान मिलेगा, दवा, चिकित्सा, पानी, खाद, ये जितनी भी समस्याएं हैं जनता से जुड़ी हुई वो प्रदेश की जनता को मिलेगी। लेकिन ये 2.5 साल से ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार को हो चुका है। हाँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है इस 2.5 साल में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है और इस 2.5 साल के ज्यादा से शासन काल में सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दंगे किसने कराए, इसमें किसका हाथ है। जहाँ तक कि जो रूलिंग पार्टी होती है वही कहती है कि जो भी दंगा बढ़ाने का काम करता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगा हुआ, पूर्वांचल में भी दंगे हुए, छोटे मोटे दंगे हुए। यहाँ पर हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कानून व्यवस्था को हमेशा डिस्टर्ब किए रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी बात तुलिका जी पूरी सुन लीजिएगा। जी बताइए। मेरा कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल के भी लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ने में सबसे आगे रहते हैं और उसके साथ साथ जो रूलिंग पार्टी के समाजवादी पार्टी के लीडर है, यकीन से मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी नेता इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, 90% समझ लीजिए समाजवादी पार्टी में वो आ चुके हैं और सदस्यता ग्रहण किए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और वो बड़े बड़े सवेरा कौन गाड़ियां हैं, क्या मैं नाम बताऊं, इनोवा बड़ी 2500 लाख की गाड़ियों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर और सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। और उनका खनन माफियाओं से संबंध है, वो खनन का काम करवा रहे हैं, वो भू माफिया का काम कर रहे हैं, वो बिल्डर का काम कर रहे हैं। यकीन मानिएगा कि आज जो कानून व्यवस्था जो बद से बदतर उत्तर प्रदेश की हुई है, उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है।
और सत्ता इस पर पक्ष का इस तो योगदान तो हम नहीं कहेंगे इसको, सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा हाथ इसमें होता है, क्योंकि सत्ता की बागडोर उन्हीं के हाथ में होती है। वो जिस तरफ चाहे घोड़ा घुमा सकते हैं। इसलिए अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फखरुल हसन साहब से एक मिनट बात कर लूं। फखरुल हसन साहब, हमने प्रदीप जी से बात करने से पहले 3 तस्वीरें दिखाई थी जिसमें समाजवादी पार्टी के ही जुड़े लोगों की दबंगई हमने दिखाई थी। अभी आपने प्रदीप जी को भी सुना। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, इनको दरकिनार किया जा रहा था। अखिलेश यादव ने शुरुआत में एक बहुत ही लचीला रुख अपनाया हुआ था। मुलायम सिंह यादव ने उनको डांट भी सार्वजनिक तौर पर बहुत बार पिलाई थी कि एक वो कड़ा रुख अपनाए और मेरी नज़र आप सब पर है। लगातार ऐसी बातें सामने आई थी। जब आप लोगों की पार्टी को अच्छी सीटें नहीं मिली, सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह गए लोकसभा चुनाव में, तो 36 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को आप लोगों ने हटा दिया। अब एक और बड़ी कार्रवाई की है अखिलेश यादव ने, 82 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को हटा दिया गया है। साथ ही कमेटियों के आप लोगों ने सभी सलाहकारों को, अध्यक्षों को, सबको बर्खास्त कर दिया है। क्या इससे आपकी कानून व्यवस्था पटरी पर आ पाएगी? तुलिका जी, सबसे पहले तो मैं अपने भाजपा के और कांग्रेस के अपने मित्रों को जवाब देना चाहूंगा। इससे पहले वो बोल रहे थे। हाँ। मैं बता देना चाहता हूं कि आपने भी अभी बात की, तो आपने लोकसभा चुनाव की बात की, उसके बाद कार्रवाई की बात की, उसके बाद फिर से आपने 82 राजमंत्री का दर्जा प्राप्त जो नेता हैं उनको हटाने की बात की। आप भूल गए कि उपचुनाव भी हुआ था उत्तर प्रदेश में, और हमारे भाजपा और कांग्रेस के मित्र भी भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा के लोगों को दिखाने का काम फखरुल हसन साहब, सुन लीजिए, फखरुल हसन साहब, बात इसकी नहीं हो रही कि आपकी पार्टी को कितनी सीटें आई। भी जवाब मिलेगा जो जनता देगी। आपके चैनल पे बैठ के डिबेट करने वाले इस बात को तय नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है या कानून का राज है या नहीं। हम नहीं तय कर रहे हैं फखरुल हसन साहब, इसीलिए दिवाकर जी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। फखरुल हसन साहब, ये हम नहीं तय कर रहे हैं। लगातार दर्शकों के कॉल्स आ रहे हैं। दर्शकों की जो कॉल्स आ रही है वो आम जनता की आवाज है, जो आपके कानों तक हम पहुंचा रहे हैं, जो चीख चीख कर ये कह रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं है। ये हमारी और आपकी बात नहीं है, ये आम जनता की बात है, जो खुद अपनी मुंह से ये बात बोल रही है। नेहरू को मारा था, ये काम करना चाहिए था। ऐसी सोच के लोग समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम न करें। मुझे इनसे कुछ सीखने की, समाजवादियों को इनसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी से कुछ मत सीखिए, लेकिन आम जनता की आवाज तो सुनेंगे फखरुल हसन साहब, की वो भी नहीं सुनेंगे। आम जनता की आवाज सुनेंगे फखरुल हसन साहब आप? तुलिका जी, आम जनता की आवाज आपके स्टूडियो तक, आपके मीडिया सेंटर तक अगर पहुंच रही है तो उपचुनाव में आम जनता ने, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने, आप उपचुनाव तक सीमित क्यों है? हम बात उपचुनाव की नहीं कर रहे हैं फखरुल हसन साहब। आपकी पार्टी को सीटें मिली, बहुत अच्छी बात है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, ना ही हम इसकी निंदा कर रहे हैं। हम जो आपके अखिलेश यादव ने जो कार्रवाई की है हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये क्या जरूरत आ गई कि पहले 36 राज्य मंत्रियों को आप लोगों ने हटाया और अब 82 राज्य मंत्रियों को आप लोग दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को हटा रहे। जरूरत क्या थी इसकी? हम इसकी बात कर रहे हैं। तुलिका जी, हमारी बात, हाँ ठीक है, मैं आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ। तुलिका जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने जब उपचुनाव में जितनी सीटें जीती, वो सारी की सारी सीटें भाजपा की थी। जो आज बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, सीटों की बात नहीं है, बात है गौकसी की। गौकसी हो रही है। मुद्दा दिवाकर जी, आपको ये दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, वो मुद्दे से भटक रहे हैं, आप भी मुद्दे से भटक रहे हैं। आप उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए तुलिका जी, आप उस सोच के साथ आते हैं जो पार्टी ये आपकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की। गांधी जी को मारा था, गांधी जी के स्थान पर अरे आपकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की। मारने की। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रवि प्रकाश जी। रवि प्रकाश जी, बताइए आप क्या कहेंगे? दिवाकर जी, हमारे दर्शक को बोलने दीजिए, बताइए रवि जी। हाँ, मैं बिनोद से बोल रहा हूँ जी। मैं कानून व्यवस्था के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी और भैया अखिलेश यादव जी कानून व्यवस्था के मामले में बहुत कुछ कर चुके हैं। और इससे पहले भी सरकार प्रदेश में बनी है, उनके शासन में भी कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई है। जी जी जी। और ये जो लोग कानून
वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी में इससे पहले थे नहीं। ये पहले दूसरी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी में, इन्होंने एक षड्यंत्र करके घुसपैठ करके समाजवादी पार्टी के अंदर आ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, जबरदस्ती सदस्यता दिलवा के। और आपकी पार्टी के मतलब आपकी पार्टी में लोग सदस्यता लेते हैं सिर्फ इसलिए कि पार्टी को बदनाम किया जाए। एक नई तरह की कॉन्स्पिरेसी समाजवादी पार्टी के खिलाफ चलाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को हमको बताने के लिए, क्योंकि इस बात का ये एंगल हम लोगों को भी नहीं पता था। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे हसन भाई हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। अभी अभी इस टेलीविजन पर आपके आईजी सुरक्षा आदरणीय अमिताभ ठाकुर जी बैठे हुए हैं जी। इन्होंने एक बयान दिया कि प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है वो अपराध बनता है। हाँ। और उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। थानेदार इंस्पेक्टर वहाँ का ढीला है, कमजोर है। वहीं पर इनकी सरकार के एक मंत्री ने डॉक्टर कुलदीप बयान दे रहे हैं कि वो पुलिस साजिशन एक निर्दोष आदमी को जेल में डालने जा रही थी। तो ये बात तय हो गई कि जो शासन है और जो प्रशासन है उसके बीच में कोई भी तालमेल समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं है। वो कुछ कह रहे हैं, अधिकारी कुछ कह रहे हैं, नेता कुछ कह रहे हैं। तो ये बात जाहिर होती है कि ये सरकार अच्छे ढंग से नहीं चल रही है। हम क्यों आरोप लगा रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था खराब है? 140-150 के बीच में दंगे हो गए, इतने ज़्यादा बलात्कार के केस हुए। पुलिस आपकी इन्वेस्टिगेशन कुछ करती, अपराधी कोई निकलता, कुछ दिन बाद अपराधी बदल जाते हैं। इतनी ज़्यादा लूटमार हो रही है, पुलिस के अधिकारी मारे जा रहे हैं, सीओ की हत्या हो रही है, हर जगह पर लूटमार हो रही है, आगजनी गांव के गांव जलाए जा रहे हैं। तो ये तो आपकी सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। और इसके पीछे सीधे सीधे कारण है कि जब जब उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी और बसपा की आती है तुलिका जी, तो नेता और मंत्री तो सरकार चलाते हुए दिखते हैं, लेकिन एक अधिकारियों का एक ग्रुप उसमें पर्दा ओढ़ करके उसको सिंडिकेट बना करके वो सरकार चलाता है पीठ पीछे से। चाहे बसपा की सरकार देख लीजिए, कुछ अधिकारी एक अपना ग्रुप बना लेते हैं और वो पूरी सरकार पर अतिक्रमण करके अपने चाहते लोगों को बैठाने का काम करते हैं। इसी तरीके से जब जब समाजवादी पार्टी आती है, अधिकारियों का एक ग्रुप सरकार के पीछे जाकर के बैठ जाता है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सारी व्यवस्था को प्रभावित करने का काम करता है। हम आरोप लगा रहे हैं तो गलत थोड़ी लगा रहे हैं। क्या ये इस तरीके की इजाजत दी जानी चाहिए? और आपके जो मुखिया हैं, जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, अगर आप अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, कोई भी गुंडा आ जाए समाजवादी पार्टी में, उसके लिए कोई बैरियर नहीं है। जब चुनाव आता तो आप कहते कुछ भी कर लीजिए, वोट लूट लीजिए, बूथ लूट लीजिए, लेकिन हमें सीट जिता करके दे दीजिए। तो आपको तो जनता ने 227 जिता करके दी थी, आप 8, 12, 13 की क्यों बात कर रहे हैं? पूर्ण बहुमत की दी थी। तो क्या इसलिए दिया था कि इस तरीके से पुलिस से बर्ताव करिए? क्या इसलिए दिया था कि शहर में उत्तर प्रदेश में 140 दंगे करवा दीजिए? क्या इसलिए दिया था कि महिलाओं को बलात्कार कराइए, उनको पकड़, उनके जो अपराधी उनको पकड़िए नहीं, उनको छोड़ दीजिए? क्या इसलिए आपको उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत दिया गया था कि सीओ की हत्या कर दी जाए और उस पर कोई कार्रवाई ना हो? पुलिस वालों की हत्या कर दी गई नोएडा में, इसलिए बहुमत नहीं दिया गया था। बहुमत आपको 5 साल के लिए हम आपका समर्थन करते हैं, 5 साल आप सरकार चलाइए, लेकिन लगभग 3 साल बीत रहे हैं तो जनता को ये बेचैनी है कि किन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा था और क्या आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है, तुलिका जी सही सवाल खड़ा कर रही है, अगर आपने 82 राज्य मंत्री हटाए हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मंत्रिमंडल में इतना बड़ा फेरबदल कर रहे हैं। देश में बहुत कम जगहों पर यह देखने को मिलता है, प्रदेशों में 82 राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा हटा रहे हैं। तो या तो आप ये स्वीकार करिए कि ये इनके पद जो थे वो किसी काम के नहीं थे, हमने इनको शान शौकत के लिए बैठा रखा था। और अगर ये 82 काम के थे तो एकदम से आप हटा करके उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को खराब कर देगा। नहीं, ये बात तो उन्होंने साफ कर दी है कि कामकाज से नाराज थे। नहीं, कामकाज से नाराज थे ये लोग, तो एकदम से 82 मंत्रियों को हटा करके आप उत्तर प्रदेश की सरकार की व्यवस्था को गड़बड़ करने जा रहे हैं। तो ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, कोई 1-2 लोग थोड़ी हटा रहे हैं, 82 लोग आप हटा रहे हैं। इतने तरीके के अपराध आप क्या हो रहे हैं, तो इसको कहीं जातिगत मामले में, किसी सांप्रदायिक मामले में ले जाने की हम जरूरत नहीं महसूस करते, लेकिन इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था खराब है। और जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है अधिकारियों पर, पुलिस अधिकारियों पर, जिस तरीके से पुलिस निरंकुश होकर के जनता को प्रताड़ित कर रही है, जनता ने पुलिस के पास जाना बंद कर दिया, उनके मुकदमे नहीं लिखे जा रहे। अमिताभ ठाकुर जी बैठे मेरे पास, परसों टेलीविजन पर मैं देख रहा था, इनकी धर्म पत्नी जी खुद डीजीपी के यहाँ जाकर के 3 घंटे धरने पर बैठी है, तब उनकी चोरी की अभी तक वारदात खुल नहीं सकी। तो प्रदेश का कौन सा
आदमी, छोटा सा आदमी जो गरीब आदमी है, जब वो आईजी की पत्नी को डीजीपी के ऑफिस में जा करके धरना देना पड़ रहा है, तो आम आदमी, गरीब आदमी, छोटा आदमी इस कानून व्यवस्था से क्या सोच सकता है, क्या आशा रख सकता है, ये प्रश्न तो खड़ा होता है ना। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, महेंद्र जी। महेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे आप। मैडम, मैं नेताओं से सवाल तो नहीं करना चाहता, किंतु आपके जो चैनल पे ये आईजी साहब एक बैठे हुए हैं जो जी, मैं इनसे सिर्फ एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि जो आपके चैनल के स्क्रीन पे ये साहब जो दबंगई दिखा रहे हैं और ये गुंडा तरीके से, गुंडई तरीके से बातें कर रहे हैं, क्या आईजी साहब इनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? सिर्फ छोटी सा सवाल मैं आईजी साहब से करना, क्योंकि ये नेतागण तो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहेंगे और ये लोग शर्माते भी नहीं टीवी चैनलों पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए, शर्म भी इनको नहीं आती कि कम से कम ये देखें टीवी स्क्रीन पे क्या ये चल रहा है और क्या हालात है। ये ना तो सपा के नेता के शर्म आती है, ना तो बीजेपी के है, ना तो कांग्रेस के हैं, लेकिन इनको कम से कम आईजी साहब से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आपकी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? चलिए हम सीधे इस जवाब को अमिताभ ठाकुर जी के पास ही ले चलते हैं। अमिताभ जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, आपने उनका सवाल सुन लिया होगा, दिल्ली से जुड़े थे, आप उसका जवाब देंगे? देखिए, मैं ये जवाब दूंगा कि मैं उनके सवाल से 100% सहमत हूँ जी, और मैं उनके सवाल की सहर्ष प्रशंसा, खुलेआम प्रशंसा करता हूँ जी। मैं मानता हूँ कि यह सही है कि जैसा आप जानती हैं कि कौन किस पद पे है, मैं किस हैसियत में अपनी बात कह रहा हूँ, इसके जो है क्रियात्मक बातों को आप जानती हैं, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जितना मैंने देखा है, जितना मैंने दरोगा से बात किया है, वहाँ के एसपी से बात किया है, एक व्यक्ति, इस देश के नागरिक के रूप में भी, एक पुलिस अफसर के रूप में भी, मुझे वास्तव में अच्छा लगेगा यदि इस प्रकरण में कठोर और गंभीर कार्रवाई होगी, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति एक सब इंस्पेक्टर को खुलेआम इस प्रकार धमकी दे रहा है, खुलेआम धमकी इसलिए दिया जा रहा है कि वो व्यक्ति किसी प्रकरण में किसी अभियुक्त को पकड़ने गए हैं, तो निश्चित रूप से यह किसी प्रकार से क्षम्य नहीं है, अशोभनीय ही नहीं है, एक गंभीर आपराधिक कृत्य भी है। मुझे भी खुशी होगी इस बात में, बेहद खुशी होगी जब उसमें ठोस और गंभीर कार्रवाई होगी, और तब ऐसा महसूस होगा कि हाँ, यदि कुछ हुआ है तो उस पर उसके दुगने वेग से जायज और सही कार्रवाई हुई है। लेकिन अमिताभ जी, ये एक मामला हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर पुलिस के साथ इस तरह से अभद्रता की गई है सत्ता के हनक में। ऐसे किसी भी मामले में कोई भी कार्रवाई या फिर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, इस पूरे मामले में पुलिस विभाग चुप्पी साध लेता है। अब ये देखिए, ये चुप्पियाँ जो है, मैंने एक, आपने भी वो कविता सुनी होगी, जो मैंने सुना था कि हिटलर के समय एक कविता कही गई थी कि फला व्यक्ति आया तब हम चुप रहे, फला आया तब हम चुप रहे, फला आया तब हम चुप रहे। मुझे लगता है ये चुप्पियों का जो सिलसिला है, मैंने देखा था, यहीं पर तमाम स्मारक गिराए जाते रह गए। बड़े बड़े अधिकारी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, उस समय डीजीपी भी रहे होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रहे होंगे, और सबों के सामने करोड़ों की हमारे आपके टैक्स की करोड़ों के जो है दौलत के इमारतें गिराई जाती रहीं, लोग देखते रहे, और बड़ी बड़ी इमारतें जिसे बड़े बड़े मंत्री रहे थे वो रातों रात ढा दिए गए, लोग देखते रहे। तो ये देखते रहने का सिलसिला जो बड़े अधिकारी कहलाते हैं, जिनको कानून ने, संविधान ने प्रोटेक्शन दिया है, वह कब तक देखते रहेंगे? जो देखते रहने का सिलसिला वास्तव में खतरनाक है, और यह चुप्पी और यह देखते रहने की आदत, मुझे लगता है कि इस पर अब कुछ न कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया। जिनको कार्रवाई करना है अगर वही देखते रहेंगे तो फिर क्या स्थिति बनेगी? जिनको कार्रवाई करना है वही देखते रहेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कालपी से अश्विनी जी। अश्विनी जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स मैडम जी आपको, चैनल को जो बहुत अच्छी मुहिम सच्चाई दिखा रहा है, और सपा का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नेताजी से हमें बस एक ही बात कहनी है जनता की ओर से, सर जी, आप जिस तरह से दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, कि समाजवादियों पे आरोप लगा रहे हैं कि हम शासन को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, जनता परेशान है। हम आपको बस एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि जब से समाजवादी की सरकार आई है, एक छोटी सी गली में रहने वाला एक छोटा सा बंदा जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, वो भी धमकी ये देता है कि 2 मिनट के अंदर हस्ती मिटा देंगे, ये मालूम नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। शासन और प्रशासन जैसे कि हमारा पुलिस महकमा बहुत ही कम करने की कोशिश करता है, लेकिन जो भी करता है, जितने भी ईमानदार हैं, चाहे गलत नहीं है, इनके ऊपर आपका शासन उन्हें नहीं करने देता। इस सच्चाई को आप कब तक स्वीकार नहीं करेंगे?
जो करना चाहते हैं उन्हें आप नहीं करने देते। आज आप नेताजी का बयान आपने क्या नहीं सुना? आप सच्चाई नहीं जानते? और अगर आपको इतने ही समाजवाद है और आपको लगता है कि आप सही हैं, तो हमारी एक छोटी सी बात, कल आप जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कह देना कि जनता बहुत परेशान है। वो आपको सिर्फ इतना कहना चाहती है कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को अपनी तलवार बनाने वाले, जो आप हमें बेकार समझते हैं, सियासत के नुमाइंदे हैं, जबकि हम इस मुल्क की सरकार बनाने वाले हैं। आपको बहुत जल्दी बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक आम आदमी का दर्द है, वो अपनी आवाज़ सुनाना चाहता है, लेकिन हमारे साथ फखरुल हसन साहब है, जो ये सिर्फ फखरुल हसन साहब की बात नहीं है, ये समाजवादी पार्टी इस वक्त आंख और कान बंद करके बैठी है। वो आम जनता की सुनना ही नहीं चाहती, वो अपनी ढपली खुद ही बचा रही है। फिलहाल एक सवाल मेरा अमिताभ ठाकुर जी से रह गया था। अमिताभ ठाकुर जी, जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि अब कब तक चुप बैठोगे, कब तक ये सब सहते रहोगे, ये जो चुप्पी है, क्या ये इस तरह की घटनाओं को बल नहीं दे रही है? मैं इसका एक शब्द में उत्तर दूंगा, हाँ हाँ और हाँ। ये चुप्पी ही वो घातक चीज है जो इन घटनाओं को बार बार होने दे रही है। और एक लंबे समय से मैं भी देख रहा हूँ कि ये घटनाएं घटती हैं, लोग चुप रह जाते हैं। एक जगह मुझे याद है, मेरे साथ एक घटना घटी, मुझे FIR नहीं लिखवाने के लिए एक सज्जन थे जो उस समय माननीय विधायक थे, बड़ी मतलब काफ़ी चीज़ें मुझे कही गई। मैंने FIR लिखाया और जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे संतोष है कि मैंने FIR दर्ज कराया। मुझे और शायद मैं चुप रहता तो फायदे में रहता, लेकिन मुझे लगता है चुप्पी अब बहुत हो गई, इस चुप्पी का अंत होना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं इटावा से, उनसे बात कर लेते हैं। पन्नालाल जी। जी पन्नालाल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे आप? पन्नालाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हमारा संपर्क टूट गया है। जी दिवाकर जी। तुलका जी, मैं अमिताभ ठाकुर जी की बेबाक टिप्पणी के लिए उन्हें सलाम करता हूं जी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि जब दुर्गा नागपाल ने समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, तो दुर्गा नागपाल को किस तरह से इस सरकार ने उत्पीड़न किया था, यह अभी अमिताभ ठाकुर जी आप ध्यान में रखिएगा। अभी आप चैनल में बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार के लोग बड़े बेदर्द लोग हैं और ये दुश्मनों की तरह ऐसे लोगों से जी आपके पास आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं। जो भी अधिकारी ईमानदारी से अपना फर्ज निर्वाह कर रहा है, उन अधिकारियों को एक तो ये पदों पर नहीं रहने देते हैं और उनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई करते हैं। तो मैं आपकी बेबाक टिप्पणी को सलाम करते हुए मैं आपको सावधान भी करना चाहता हूं कि ये बेदर्द सरकार जो दिवाकर जी, जो सरकार में होता है ना, वो बेदर्द होता है। और जैसा कि एक कॉलर ने भी कहा था कि भी इसी तरह का सब यहाँ पर जब मुद्दा होता है तो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही करते हैं, जब जो कुर्सी पर आता है वो बेदर्द हो जाता है, बेदर्द हो जाता है। लेकिन मैं अपने IG साहब को इस माध्यम से जो है सावधान भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप सावधान ये मंत्री के पिता, तो ये जो है एक तरह से क्लिप प्रमाण है, गवाह है। और ये जो मंत्री के पिता ने जिस तरह का बर्ताव किया है, तो उन्हें एक पल भी हवालात के बाहर रहने का अधिकार नहीं है। और बागपत की पुलिस को तत्काल इन्हें हवालात के अंदर डाल देना चाहिए। लेकिन ये सरकार इसी तरह की सरकार है कि ये अपराधियों का संरक्षण करती है और ईमानदार अधिकारियों का उत्पीड़न करती है। जनता के दर्द को ये समझती नहीं है और इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, अभी वो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे कह रहे थे कि दूसरे दलों के लोग आ गए। अरे तुम्हारे यहाँ तो गुंडों की भर्ती की एजेंसी है, जो गुंडे हैं उनका प्रशिक्षण होता है। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता अभी लोकसभा चुनाव में आपको एक तस्वीर दिखा चुकी है और आने वाले चुनाव में केवल घर के लोग बचेंगे, बाकी कोई बचेगा नहीं। मैं ये सचेत करना चाहता हूं आज के इस चैनल के माध्यम से, जिस तरह की अराजकता का वातावरण
जिस तरह की गुंडाई जी, और इस शैलेंद्र जी, चैनल आप कुछ कह रहे थे? में जितने भी जो है दर्शकों ने अपनी बात को कहा है। अब समय हमारे पास बहुत कम बचा है दिवाकर जी, समय बहुत कम बचा है। शैलेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं? और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता ऐसी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। मैं दिवाकर जी से पूछना चाहता हूं कि सुशासन के नाम पर आपको 281 सीटें दे करके भारतीय जनता पार्टी को देश की सरकार बनाने का लोगों ने गौरव दिया है। आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं होता। अभी दिल्ली में पिछले महीने सीबीओ का एक अधिकारी हटाया गया, ईमानदार अधिकारी। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं बैठे। आप अगर समाजवादी पार्टी की जगह आप बीजेपी पर निशाना साधेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं है प्रदेश में, हम बात कर रहे हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था की, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है उसकी बात कर रहे हैं। का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और देश के अन्य प्रदेशों में जो सत्ता पे रहता है वो दुरुपयोग कर रहा है। वहां पर भी तो दुरुपयोग चल रहा है, वहां पर रोकिए दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। चलिए अब समय हमारे पास खत्म हो चुका है। फखरुल हसन साहब, एक फाइनल आपसे मैं जवाब ये मांगना चाहती हूँ कि 82 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को बर्खास्त करने के पीछे की वजह क्या है? 2 शब्दों में बताइएगा क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। तुलिका जी, हर जो भी लोग सरकार में, सरकार जब बनती है तो सरकार अपने कामकाज को कम करने के लिए और उनसे सहयोग लेने के लिए लोगों को राजमंत्री का दर्जा देती है, जिनको समझती है कि ये सरकार में हमारा सहयोग कर पाएगी। अब उनमें से कुछ लोगों को हटाया गया है। आपको पता है, एक बात मैं आपको बता दूं कि 82 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को हटाया गया, सिर्फ 3 ही राज्य मंत्री अब बचे हैं प्रदेश में। 3 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बचे हैं, 82 को पूरा सुपड़ा साफ कर दिया गया। तुलिका जी आपके पास अभी अपडेट आ जाएगी। 19 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को नहीं हटाया गया है। 82 की जो लिस्ट आप बता रही हो नहीं है, अभी वो कम हो। आप देखिएगा 19 दर्जा प्राप्त मंत्री अभी नाम भी बता देती हूँ इन तीनों के, सरकार को काम लेना होता है, जो बचे हुए हैं। इन तीनों में है एनसी वाजपेयी, गोपाल दास नीरज, उदय प्रताप, इन तीनों को ही छोड़ा गया है। 82 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को हटा दिया गया है। ये एक छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। महिला आयोग की सदस्य, उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष नहीं तुलिका जी अपनी 100 के करीब हटाया गया है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। 19 को नहीं हटाया गया, 19 है अभी, लेकिन 82 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता, 1-2 नहीं हटाए गए, 82 हटा दिए गए हैं। और 36 आपने पहले हटाए थे। 2 शब्दों में बस इसका जवाब दीजिए, इसकी वजह क्या है? दिवाकर जी समय नहीं है हमारे पास, उनको जवाब देखिए। जब अरे डॉक्टर दिवाकर मिश्रा जी, आप तो भाजपा के लोग बोलिए मत, आपकी विचारधारा पूरा हिंदुस्तान जानता है। आपका काम, आपकी गुंडाई पूरा हिंदुस्तान जानता है। आप लोग इस हिंदुस्तान में सबसे पहले आतंकी संगठन है जिन्होंने गांधी जी की हत्या कराई थी, जो आज आपके भाजपा के नेता ने साबित कर दी है। चलिए, इस गौकफी करा रहे हो, पूरी सरकार गौकफी करा रही है। अरे आप लफ्ज यहाँ लेके आए थे, आपको जनता ने चल रही इस सरकार में समाजवादी पार्टी के ही लोग इस सरकार की बदनामी कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार के मुखिया जो है अखिलेश यादव, उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए 82 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को हटा दिया है। बहुत से कमिटीज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन को भी हटा दिया गया है। कहा यह गया है कि उनके काम से नाखुश थे, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार राज्य सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। और अब 2017 की तैयारी में जी जान से जुट चुकी समाजवादी पार्टी एक कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे मेहमानों का। फखरुल हसन साहब समाजवादी पार्टी से, आईजी अमिताभ ठाकुर जी, बीजेपी से डॉक्टर दिवाकर मिश्रा जी, डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के मुद्दा में आने के लिए। आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।